चैप्टर चल रहा है उसमें हमने 18वें इलस्ट्रेशन तक कर लिया था। अब देखो आपके 19वां इलस्ट्रेशन। 19वें इलस्ट्रेशन में 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका लाभ हानि का अनुपात है 5, 4, 1। इसमें सी अवकाश ग्रहण कर रहा है और उसी दिन नया पार्टनर आ रहा है डी 1/5 हिस्से के लिए। इसमें देखो दोनों चीजें हैं, एक साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, यानी कि फर्म को छोड़ करके जा रहा है, और चौथा नया साझेदार आ रहा है इसमें डी 1/5 हिस्से के लिए। डी के आने के बाद में और सी के जाने के बाद शेष बचे साझेदार है ए बी और डी, और इनका नया अनुपात होगा 2, 2, 1। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम नए साझेदार के प्रवेश पर और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो इसमें क्या समायोजन किया गया है। इसमें पहला दे रखा है ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये पर किया गया, तो इसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरे नंबर का है कि स्थायी संपत्तियों को 4% से हासिल करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन के कारण स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, टू फिक्स्ड एसेट्स। पुरानी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख, और 1 लाख का 4% होता है 4,000, तो 4,000 रुपये की कमी होगी। इसके बाद में दे रखा है कि स्टॉक को 18,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। अब स्टॉक का मूल्य 18,000 है, तो पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य था 10,000, यानी कि 8,000 की वृद्धि हो गई है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। बाई स्टॉक 8,000 रुपये की वृद्धि हो गई। पर इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 ही मद हैं और कोई मद नहीं है। तो देखो इसमें सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 8,000 रुपये, और डीआर साइड में जो है केवल 4,000 है। तो 4,000 रुपये हम घटा देंगे, तो 4,000 रुपये का क्या हो गया इसमें प्रॉफिट। ये 4,000 रुपये का जो प्रॉफिट हो गया, इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे ए बी और सी, किस अनुपात में, 5, 4, 1 के अनुपात में। तो 4,000 का 5/10, ये तो किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। ऐसे ही बी का आ जाएगा 4/10 इंटू 4,000, कितना आ जाएगा आपके 1,600, और 1/10 इंटू 4,000, ये आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था जो पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा गया, क्योंकि नया पार्टनर तो इसमें हिस्सा ले नहीं सकता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो हमारा बन गया है। न्यू रेशियो इसमें दे रखा है। अब हमारे को इसमें सबसे पहले तो गेन रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो कितना है वो ज्ञात करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले इसमें हम इनका सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकाल लेते हैं, और ख्याति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का या नए साझेदार का हिस्सा कितना है वो ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है सी, और नया साझेदार आ रहा है डी। उस दिन ख्याति का मूल्यांकन किया गया 60,000 रुपये पर, लेकिन इसमें नया साझेदार है वो ख्याति की राशि नकद नहीं ला रहा है। दूसरे नकद नहीं लाता है, तो नए साझेदार के चालू खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट। ये हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद नहीं लाता है तो नए साझेदार के चालू खाते को हम डेबिट करते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया, तो न्यू पार्टनर कौन है इसमें, डी, और डी का हिस्सा है वो इसमें कितना है, 1/5। तो 60,000 का 1/5 12,000 रुपये। ये किसका हिस्सा हो गया, डी का। यानी कि ख्याति में डी का हिस्सा 12,000 है और ये नकद नहीं ला रहा है, तो डी के खाते को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, चालू खाते को, कैपिटल अकाउंट को नहीं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, डीज करंट अकाउंट डी, या इसको तो हम डेबिट कर देंगे 12,000 से। लेकिन अब देखो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है वो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा, इसलिए उसके खाते को हमेशा क्रेडिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। और सी का हिस्सा है वो देखो इसमें
सी का हिस्सा है वो इसमें कितना है 1/10, ठीक है। तो सी का हिस्सा है वो 1/10 है। तो 1/10 है वो आपके कितना होता है 60,000 का 6,000, 60,000 का 1/10 किसका सी का हिस्सा, ये हो गया 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये से सी के खाते को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब बचे आपके दो साझेदार ए और बी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं गेन रेशियो हम कैसे निकालते हैं। अगर किसी साझेदार को फायदा होता है तो उसके खाते को तो हम क्या करते हैं डेबिट, और सेक्रीफाइस किया है तो उसके खाते को करते हैं क्रेडिट। तो सबसे पहले ए का देखो, ए का पुराना अनुपात है वो 5/10 था और नया कितना है 2/5। तो गेन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, नए में से पुराना घटाते हैं, 2/5 माइनस 5/10। तो देखो इसमें तो संख्या क्या है पहले ही आपके माइनस में आ रही है, यानी कि ये संख्या माइनस में आ रही है, ये आ गया ए का सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए के खाते को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट नहीं करेंगे। अब बी का देखो, बी का जो है पुराना अनुपात था 4/10 और नया है वो कितना है 2/5। 2/5 नए में से पुराना घटाते हैं 4/10 0, यानी कि न तो इसको गेन हो रहा है न इसने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। किसकी बी की, बी की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसको जितना पहले मिल रहा था अब भी उतना ही मिल रहा है, तो इसके हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। और सी के खाते को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, इसलिए इसके खाते को हमेशा क्रेडिट करेंगे। और इसने ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, इसलिए इसके खाते को भी हम क्रेडिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 का 1/10 कितना होता है वही 6,000, 6,000 रुपये से इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई हमारी एंट्री गुडविल की। तो हमने ख्याति का मूल्यांकन जो 60,000 रुपये किया था उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का और नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करके हमने एंट्री कर दी। अब इस एंट्री के बेस पर हम पार्टनरशिप अकाउंट में एंट्री करेंगे। देखो अब हम बनाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट में 3 पार्टनर पहले से थे जिसमें सी चला जाएगा और डी नया साझेदार आ रहा है। तो इसमें पुराने साझेदार जो ए बी सी थे सबसे पहले इनकी पूंजी का शेष बाई बैलेंस बीडी 80,000, 70,000 और 50,000। ये तो इन तीनों की पूंजी का शेष आ गया। इसके बाद में देखो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो पढ़ाया था उसमें रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ए का हिस्सा है वो आया था 2,000, इसका आया था 1,600 और इसका आया था 400। ये हमने दिखा दिया। इसमें जो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में रिजर्व है। लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। इसको पुराने साझेदार बांटते हैं अपने पुराने अनुपात में, और इनका पुराना अनुपात है वो कितना था 5:4:1। तो इसमें जो पहले का जो रिजर्व है वो इसमें दे रखा है 50,000। तो 50,000 को ये क्या करेंगे 5:4:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले ए का हिस्सा 5/10 आपके कितना हो गया 25,000। और दूसरे का है 4, तो इसका कितना हो जाएगा 20,000। और तीसरे का 1/10 है वो कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये अपना हो गया रिजर्व। रिजर्व के बाद में देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में गुडविल दे रखी है। एसेट्स पक्ष में जो गुडविल होती है जिसका मतलब पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है, पुरानी ख्याति को बंद करेंगे पुराने साझेदार डीआर साइड। तो
और इसमें जो गुडविल दे रखी है वो दे रखी है 20,000। तो 20,000 को भी ये क्या करेंगे 5-4-1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो 5-4-1 के अनुपात में बांटेंगे तो पहले का 5/4/10, तो 4/10 है वो कितना हो जाएगा 8,000, और तीसरे का 1/10 वो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये हो गई आपकी गुडविल। जो पुरानी गुडविल थी इसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। इसके बाद में देखो हमने जो ख्याति की जो एंट्री की थी, अब इस एंट्री के अनुसार इसमें हम लिखा करेंगे। तो इसमें डीके का तो करंट अकाउंट इसमें एंट्री नहीं होगी, और सी और ए के खाते को हमने क्रेडिट किया है, तो इनके क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा डी का। लेजर के नियम के अनुसार विपरीत पक्ष के खाते का नाम आता है डीज करंट अकाउंट। तो इसमें सी के खाते में 6,000 और इसका ए के खाते में 6,000 और सी के खाते में 6,000। ये हमने एंट्री कर दी। अब क्योंकि डी का तो करंट अकाउंट है इसलिए हम इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट अगर होता तो हम इसकी एंट्री करते। तो गुडविल का हमने दिखा दिया है और रिजर्व का है वो हमने बांट दिया है। अब अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो देखो, इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है इसमें सी। तो सी के बारे में इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दे रकम उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, यानी कि लोन में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उसको हम पेमेंट नहीं करते। तो कितना पेमेंट करना था इसका टोटल लगा लो सीआर साइड का। तो सीआर साइड का टोटल देखो आपके 61,400। सीआर साइड का टोटल 61,400 है, और डीआर साइड में ए की मदद 2,000 घटा देंगे तो कितने बचे आपके 59,400। यानी कि सी को पेमेंट कितना करना था 59,400, और चूंकि भुगतान नहीं किया है लोन के नाम से दिखाना है तो इसको लोन के नाम से दिखा देंगे, टू सीज लोन। ये आपके इसका तो हो गया है। अब देखो इसमें आगे प्रश्न में दे रखा है कि फर्म की कुल नई पूंजी है वो 2 लाख रुपए होगी। नई पूंजी है वो कितनी है 2 लाख, और इस 2 लाख को वो नए अनुपात में बांटेंगे। नया अनुपात है वो कितना था 2-2-1, तो 2 लाख को 2-2-1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो पहले शेष बचे साझेदार कौन है ए, बी और डी। तो इसका 2/5 कितना हो गया 80,000। 80,000 तो ए की आ जाएगी, और दूसरे जो बी की आएगी वो भी कितनी आ जाएगी 80,000, और डी की है वो कितनी आ जाएगी 40,000। ये हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली। अब जो नई पूंजी ज्ञात कर ली तो बैलेंस शीट में तो हम नई पूंजी लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें जो समायोजित पूंजी है उस समायोजित पूंजी का कंपैरिजन हम किससे करेंगे नई पूंजी से। कम होती है तो लेकर आएंगे और ज़्यादा है तो निकाल लेंगे। इसमें करंट अकाउंट नहीं खोलना है, जो डिफरेंस आएगा उसको कैश के नाम से दिखा देंगे। तो कैश के नाम से दिखाना है तो अब इसमें सबसे पहले समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लो। इसमें ए की, बी और सी की नई पूंजी तो हमने ज्ञात कर ली, क्योंकि टोटल 2 लाख थी। 2 लाख को हमने 2-2-1 के अनुपात में डिवाइड किया, ये कैपिटल आ गई। समायोजित पूंजी देखो तो रफ में टोटल लगा लो। पहले ए का टोटल लगाओ। इसमें ए का टोटल लगाते हैं तो इसमें सीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,13,000, और डीआर साइड में क्या ए की मदद है 10,000, ये घटा दो तो कितने बचे आपके 1,03,000। यानी कि ए की समायोजित पूंजी है वो कितनी है 1,03,000, लेकिन हमने नई पूंजी इसकी कितनी निश्चित की है 80,000। समायोजित पूंजी यदि ज़्यादा है तो ये पैसा फर्म से निकाल लेगा तो कहाँ दिखाएंगे डीआर साइड में, टू कैश के नाम से। कितना ज़्यादा है इसका 23,000 रुपये, तो 23,000 रुपये ये फर्म से विड्रॉल कर लेगा। और बैलेंस सीडी नई पूंजी हमने पहले निश्चित कर दी 80,000, ये हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही बी की देखो, बी का सीआर साइड का टोटल लगा हुआ आपके
91,600 और DR साइड में क्या 8,000 ही है, 8,000 घटा दो इसमें से, ठीक है। ये आ रहा है आपके 83,600। तो इसमें हमने जो बी की समायोजित पूंजी ज्ञात की, बी की समायोजित पूंजी है वो कितनी आई थी 83,600 और नई पूंजी हमने कितनी निश्चित की है 80,000। इसकी भी समायोजित पूंजी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 3600 रुपए, तो ये भी 3600 रुपए निकाल लेगा और बैलेंस शीट में कितनी लिखेंगे 80,000, क्योंकि नई पूंजी तो हमने पहले निश्चित कर दी है, ठीक है। और सिक्का तो हमने पेमेंट कर दिया, तो सिक्का तो हम वैसे टोटल लगा लेंगे, पहले ही टोटल आ जाएगा आपकी। अब देखो डी की नई पूंजी कितनी है 40,000, तो ये पूंजी कितनी लेकर आएगा 40,000 लेकर आएगा बाई कैश 40,000, ठीक है। 1,13,000 और इसका 93,600। अब इसका भी टोटल आ गया आपके 1,13,000, 93,000, इसकी 40,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, अकाउंट तो बना लिया। अब देखो इसमें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए देखो पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में देखो सबसे पहले दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो 1,00,000 थी उसमें 4% डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये कम हो गया, तो इसका जो मूल्य है वो कितना जाएगा 96,000 रुपये। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य 60,000 था उसमें इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको 60,000 को हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद में दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक का जो नया मूल्य है वो 18,000 था, वो 18,000 रुपये दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में है डेटर्स। देखो डेटर्स का मूल्य इसमें 60,000 था और डेटर्स में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको भी हम 60,000 रुपये पर ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। डेटर्स के बाद में इसके आता है कैश। अब देखो कैश, इसमें पहले का जो कैश है वो था 50,000, 50,000 का कैश पहले से था, और इसमें जो नया साझेदार आ रहा है डी, नया साझेदार जो है अपनी कैपिटल लेकर आया था, कितनी लेकर आया था 40,000। गुडविल कैश में नहीं लेकर आया इसलिए हम नहीं जोड़ेंगे। 40,000 की जो कैपिटल लेकर आया था उसको हमने जोड़ दिया, तो टोटल कितनी होगी 90,000। लेकिन हमने नई पूंजी का जब कंपैरिजन समायोजित पूंजी से किया तो इसमें ए और बी की जो पूंजी है वो ज्यादा थी और इन्होंने पूंजी निकाल ली थी। ए ने जो पूंजी है वो कितनी निकाल ली थी 23,000 और बी ने कितने निकाले थे 3,600 रुपए, यानी कि टोटल 26,600 रुपए निकल गए। ये इसमें से कम कर देंगे कैश में से, क्योंकि फर्म से जो विड्रॉल हो गया वो कैश में से कम हो जाएगा। ये आ गया आपके 63,400, तो हम कैश दिखा देंगे 63,400। हमने जो वो एंट्री की थी गुडविल की, उसमें हमने डी के करंट अकाउंट को डेबिट किया था, तो करंट अकाउंट का जो डेबिट शेष होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं एसेट्स पक्ष में। तो इसमें एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे डीज करंट अकाउंट, और उसका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आया था 12,000 रुपये, तो ये 12,000 ये तो हो गया आपके एसेट्स कीमत। अब देखो आपके लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में इसमें क्रेडिटर्स जो थे पहले 30,000 थे और क्रेडिटर्स में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 30,000 हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। रिजर्व जो था पहले का साझेदारों ने बांट लिया था इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट जो फंड है 20,000 था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी हम 20,000 रुपये को हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, केवल कैपिटल आएगी।
हाँ इसमें हाँ अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार था, उसको हमने सीज लोन के नाम से दिखाया था। इसका आया था 59,400, ये 59,400 आ जाएगा। इसके बाद में नए साझेदारों की कैपिटल, नए साझेदारों की जो कैपिटल है ए बी और डी, 80,000, 80,000 और 40,000, यानी कि टोटल कैपिटल है वो कितनी थी, 2 लाख। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब बैलेंस शीट की हमने सारी मदद लिख दी, अब हम टोटल लगा लेंगे इसका। टोटल देखो इसमें ये आ रहा आपके 3,09,400, और इसका भी टोटल लगा लो आपके। ये भी आपके ये आ रहा है 3,09,400। ये आपके जो इलस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो गया है। और मैंने ये इलस्ट्रेशन आपको बताया 19वां, तो 19वां जो इलस्ट्रेशन है आपको एक तो सोल्व करना है, और इसके बाद में आपको इससे आगे वाला जो 20वां जो इलस्ट्रेशन है ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम आप क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है फिर से, और उसके बाद में ही आपको 20वां इलस्ट्रेशन सोल्व करना है।